फर्स्ट वीडियो के बाद हम सेकेंड पार्ट में ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह एलिमेंट्स को शुरुआती दिनों में अरेंज किया जाने लगा, जब एलिमेंट बहुत कम था। जो एंसेंट केमिस्ट थे वो ये समझ रहे थे कि एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सकता है, एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो मेटल है उसे आप नॉन मेटल से अलग कर दीजिए, और अगर ये दोनों कहीं पे सिमिलर है तो वैलेंसी भी एक हमारा पॉइंट हो सकता है उसे सेपरेट करने के लिए। लेकिन ये चीज़ें बाद में बहुत दिनों तक होल्ड नहीं कर पाए। मतलब ये जो अर्ली केमिस्ट्री की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ separating elements on the basis of valency, metallic characteristics and non-metallic is completely discarded, and the reason behind that let me tell you here। आपके सामने periodic table है। अगर मैं इनके वैलेंसी पॉइंट को फोकस करूं तो बाद में जब मॉडर्न साइंस आया, मॉडर्न केमिस्ट्री ने बताया कि एक एलिमेंट्स की एक से ज़्यादा वैलेंसी भी तो हो सकती है। मतलब अगर आप कॉपर के देखेंगे तो कॉपर की दो वैलेंसी है, कॉपर 1 भी शो करता है, कॉपर 2 भी। मतलब ये वेरिएबल वैलेंसी वाला एक एटम है। सिमिलरली आप सिल्वर को देख लीजिए, वो भी वेरिएबल वैलेंसी है। आप मर्क्यूरी को देख लीजिए 1 and 2। Similarly, so many elements are there in periodic table shows more than one valency. You can say variable valency वाले element like iron 2 and 3, phosphorus 3 and 5। आपको ऐसे ही सल्फर भी दिखेंगे 3 and 5। तो ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कार्ड हो गई, क्योंकि मॉडर्न साइंस ये कह रहे हैं कि एक एलिमेंट अगर एक वैलेंसी शो करता है तो चलो ठीक है, हम वैलेंसी बेसिस पे उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि हमने ये देखा कि यहाँ पे एक एलिमेंट की मोर देन वन वैलेंसी हो सकती है, तो ये चीज़ें डिस्कार्ड होने का एक वजह बन गई। दूसरा था कि सर मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल आज के पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड अगर हम देखें तो आपको मेटालिक्स मिलेंगे और राइट साइड अगर आप देखें तो नॉन मेटल्स मिलेंगे। लेकिन इन्हें मेटोलॉइड्स जो कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स था कुछ एलिमेंट्स के, उनकी इन्हें इंफॉर्मेशन नहीं थी। मेरे कहने का मतलब है इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जिसे बॉर्डर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। बॉर्डर ऑफ क्यों? क्योंकि ये जो है इधर आपको मेटल्स हो जाते हैं और इधर नॉन मेटल्स हो जाते हैं। क्लियर? तो इनमें से कुछ इन्हें ये बातें पता ही नहीं था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं पीरियोडिक टेबल में जो मेटल और नॉन मेटल दोनों ही के डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करते हैं। ये इनको इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो इस वजह से जो अर्ली केमिस्ट्री की जो थ्योरी थी, on what basis they actually wants to differentiate one element to the another element was completely flopped। ये डिस्कार्ड हो गया टाइम के साथ। अब आते हैं हम, चलिए यहाँ तक तो अर्ली केमिस्ट्री की स्टोरी हो गई। जब यहाँ से फिर थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है, हम आते हैं 1850s में, मतलब अर्ली स्टेज ऑफ द 19th सेंचुरी। यहाँ पे एक पर्सन है डोबेरिनियर, उन्होंने एक ट्राइड लॉ दिया। ट्राइड मीन से होता है बेटा 3। व्हाट इज मीन्ड बाय ट्राइड? इट मीन्स 3। ठीक है, ट्राइड लॉ। इन्होंने ये कहा कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज किया जाए ऑन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, तो उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, तो उनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कुछ एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल में वो ट्राइड रिलेशन शो करेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखेगा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास कैसे, बेटा आप देखिए फर्स्ट वाला 3, देन सेकेंड 11 एंड देन 19। अगर आप इनके मास को कंसंट्रेट करेंगे सो 1 is 7 अप्रॉक्स 6.9 एंड 22.9 मतलब सोडियम अप्रॉक्स 23 और पोटेशियम इज 39। आप देखेंगे कि लिथियम के जो मास है वो लेस देन है सोडियम से, और सोडियम के जो मास है वो लेस देन है पोटेशियम के। तो ऑफकोर्स इंक्रीजिंग एटॉमिक मास हो गया। चलिए ये बात अच्छी है, ये बात अच्छी है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इन एलिमेंट्स का जो मिडिल एलिमेंट का जो मीन मास है, मतलब सोडियम के जो मास होंगे वो इन दोनों मास के सम का मीन होगा। व्हाट डज इट मीन? अगर आप लिथियम के मास को देखेंगे इट्स 7 मास नंबर बेटा, सो इसका कितना है? इट्स 7, समझ के लीजिए। और सोडियम के मास को अगर आपने देखा यहाँ पे इट्स 23, और अगर पोटेशियम को देखेंगे तो इट्स व्हाट, हाउ मच? इट्स 39। तो इनके ये कहने का था कि अगर आपको सोडियम के मास जो मिडिल एलिमेंट है, जो मिडिल एलिमेंट है वो जो मास होगा एक्चुअल में मीन वैल्यू होगा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का।
कैसे? अगर आप 7 प्लस 39 को ऐड करेंगे तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? सम ऑफ टोटल डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो ऊपर में टोटल डेटा के नाम पे सिर्फ 2 हैं। ऊपर में अगर आप देखेंगे तो टोटल डेटा के नाम पे सिर्फ 2 हैं। वन इज 7, अनदर वन इज 39, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। सो 7 है तो डिवाइडेड बाय 2 इट गिव्स हाउ मच? अगर आप देखेंगे तो 46 इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 2 गिव्स 23। व्हाट इज 23? जस्ट नोट हियर, इट्स 23। सो डोबेरेनियर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था कि जो मिडिल एलिमेंट है एक्चुअल में उसका मास जो होगा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मीन होगा अकॉर्डिंग टू डोबेरेनियर ट्राइड लॉ, मतलब थर्ड एलिमेंट। उन्होंने 3 एलिमेंट के ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट्स दिए, बहुत सारे आई मीन से 3-4। लाइक आप देखेंगे तो सेकेंड ग्रुप में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम के भी मिले। सिमिलरली आप देखेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के भी मिले। चलिए, होप्स हो कि आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही हैं। डोबेरेनियर ट्राइड लॉ के अकॉर्डिंग, सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन in our examination if Doberian triad law is being asked. So there you have to write according to Doberian triad law the first and third element, or you can say the mass of middle element is the mean value of the first and third element. Simple. Or the very first important point that we have to notice here, that is कि हर एलिमेंट्स को उसने अगर आप देखेंगे तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे ही उसने अरेंज किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स पूछा जाता है। तो होप्स कि आपको डोबेरेनियर ट्राइड लॉ के समझ में आए होंगे। इन्होंने बहुत फ्यू पेयर्स ही ऐसे दिए थे, जैसे 1, 2, 3 उसने दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ये क्यों डिस्कार्ड हो गए? क्योंकि इनकी जो वैल्यू थी ये सभी पीरियोडिक टेबल में, इनके टेबल में जो नॉट इनका टेबल, इनका कोई टेबल नहीं था। टेबल अरेंजमेंट सबसे पहले मेनलिफ ने इंट्रोड्यूस किया था। एलिमेंट्स को सबसे पहले टेबुलर अरेंजमेंट का जो शेप दिया था बेटा, दैट वाज वेरी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय मेनलिफ। उससे पहले किसी केमिस्ट ने नहीं दिया था, नहीं न्यूलैंड ने, नहीं डोबेरेनियर ने, और नहीं किसी अर्लियर केमिस्ट ने। तो यहां से यह समझ में आता है कि उस टाइम तक, मतलब 1850 तक के जितने भी नोन एलिमेंट थे उन सभी पे डोबेरेनियर के ट्राइड लॉ नहीं वर्क कर रहे थे। मतलब उनकी ये जो लॉ थे कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो मीन मास होगा वो मिडिल एलिमेंट का होगा, बाकी सभी एलिमेंट पे, बाकी सभी सेट ऑफ एलिमेंट पे वर्क नहीं कर रहे थे। इस वजह से ये भी डिस्कार्ड हो गया।